हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट किया था और जिसमें मैंने आपको दो हेडिंग भी पढ़ाई थी। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटेड दो रूल्स दिए थे। जो उसका फर्स्ट लॉ है वो करंट पर लागू होता है और जंक्शन पॉइंट पर अप्लाई होता है, इसलिए उसको अपन जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं। और करंट की वजह से उसको केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि एट ए जंक्शन पॉइंट सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। टोटल करंट कितना माना उसने? 0। या उसका एक स्टेटमेंट और था, इनकमिंग करंट सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग। आने वाला करंट जाने वाले करंट के इक्वल होगा। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है चार्ज कंजर्वेशन। उम्मीद है इतना आपको याद हो गया होगा। सेकंड लॉ, सेकंड जो इसका लॉ है वो अप्लाई होगा लूप के अंदर, तो इसको लूप लॉ भी कह सकते हैं। लूप का मतलब होता है क्लोज सर्किट, और ये लागू होगा वोल्टेज के लिए। इसको केवीएल नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है कि इन ए क्लोज लूप सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। भाई केसीएल कह रहा है कि जंक्शन पॉइंट पर सिग्मा आई 0 है और केवीएल कह रहा है कि लूप में सिग्मा वी 0 है। या इसका एक स्टेटमेंट और बनता है, सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरीज। फिर मैंने आपको लास्ट में केवीएल लगाना भी सिखाया था। आज उसका यूज करते हैं, और अगर ना भी समझ में आया होगा तो आज के लेक्चर में क्लियर कर देंगे। आज हम एक इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना होगा। हेडिंग का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज समझिएगा बच्चों। व्हीटस्टोन तो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन। और ब्रिज, इसने एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर बनाई, रेजिस्टेंसों से एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर बनाई। अब इसमें दो तीन बातें आती हैं कि सर यूज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए। साइंटिस्ट जो है व्हीटस्टोन साहब ने क्या किया कि 4 रेजिस्टेंस लिए बच्चों, और इनको एक रेक्टेंगुलर की 4 साइडों पर जोड़ दिया। रेक्टेंगुलर में जो साइड होती हैं वो 4 होती हैं ना। सपोज ऐसे 4 डॉट लगा लिया मैंने समझने के लिए। एक रेजिस्टेंस तो इसने इस साइड पर लगा दिया, रेक्टेंगुलर है कोई। दूसरा रेजिस्टेंस भाई साहब ने यहां लगा दिया, तीसरा रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, और चौथा रेजिस्टेंस यहां लगा दिया। कुछ हाथ पल्ले पड़ा? मतलब एक रेक्टेंगुलर बनाया गया, कोई भी कैसा भी हो सकता है ना, इक्वल वगैरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खैर ना। उस पर 4 रेजिस्टेंस इसने इसकी 4 साइडों पर जोड़ दिए। ठीक है, इसका नाम दे दे चलो, ए बी सी और डी। क्लियर है? रेजिस्टेंसों का नाम दे दो चलो, पी क्यू आर एंड एस। तो अगर बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंस लिए, पी क्यू आर एस, और इन चारों रेजिस्टेंसों को इसकी चारों साइडों पर अटैच कर दिया, लगा दिया मतलब। ठीक है ना? अच्छा, अब सुनना ध्यान से। इसने क्या किया कि ए और सी के बीच में, बिटवीन ए एंड सी, भाई 2 डायगोनल है इसमें, एक तो ए सी और एक बी डी। रेक्टेंगुलर में 2 ही डायगोनल होते हैं। तो ए और सी में तो इसने करंट फ्लो करवाने के लिए, अब करंट कौन फ्लो करवा सकता है? बैटरी, और उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा बार बार, तो एक स्विच लगा दिया। ध्यान सुनना, 2 डायगोनल है मेरे पास, एक कौन सा है? ए सी, दूसरा कौन सा है? बी डी। तो ए और सी के बीच में तो इसने एक तो बैटरी और एक स्विच लगा दिया, करंट फ्लो करने के लिए बैटरी और उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा दिया। और जो दूसरा डायगोनल है इसका, कौन सा? बी डी, इसमें क्या लगाया इसने? एक तो लगाया गैल्वेनोमीटर और एक दूसरा स्विच यहां भी लगा दिया। इस स्विच को नाम दे दो आप K1 और एक K2। ठीक है, प्लस माइनस EMF की एक बैटरी है। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? डायग्राम फील करके देखना, बहुत मजा आएगा।
वीडियो चाहे दोबारा चलानी पड़ जाए, 2 बार देखना पड़ेगा आपको, है ना। एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं दोबारा दोहराऊं उससे बढ़िया है कि आप वीडियो वापस से चला लेना। एक बार वीडियो स्टार्टिंग चलाओ इसको, है ना, एक बार, फिर दोबारा देखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसने 4 रेजिस्टेंस लिए पी क्यू आर एस, इन चारों को एक रेक्टेंगुलर के 4 साइडों पर जोड़ दिया। 2 डायगोनल हैं, एक तो ए सी और एक बी डी। जो डायगोनल ए सी है उसके अकॉर्डिंग उसमें तो इसने बैटरी और एक की को जोड़ दिया, और दूसरा डायगोनल जहां है वहां इसने गैल्वेनोमीटर और दूसरी की को अटैच कर दिया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये यूज क्या आएगा सर, इसका यूज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है? तो बच्चों होगा क्या कि जो 4 रजिस्टेंस हैं पी क्यू आर एस, सुनना बहुत ध्यान से, आपके पास 4 रजिस्टेंस है ना पी क्यू आर एस, इन 4 में से 3 रजिस्टेंस तो नॉन होंगे जिनकी वैल्यू आप पहले से जानते होंगे, और चौथा अननोन रजिस्टेंस होगा, अननोन, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी हेल्प से नॉन रेजिस्टेंस द्वारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। मतलब इसका जो यूज है वो है टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस with help of 3 non-resistance। एक तो आप इसका यूज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो व्हीटस्टोन साहब ने 4 रेजिस्टेंस लिए हैं ना पी क्यू आर एस, कोई सा भी एक अननोन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा अननोन है, अक्सर एस को अननोन मानते हैं, पर हाँ अगर कोई और भी अननोन होगा तो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो व्हीटस्टोन ब्रिज में बनके तैयार होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, तो आप कहोगे टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस विद हेल्प। देखो रेजिस्टेंस निकालने के आप कई मेथड पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। एक मैं आपको मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, उसमें भी अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं पर किसी और तरीके से। तो जो मीटर ब्रिज का लॉजिक है वो ये कहता है कि आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है विद हेल्प ऑफ 3 नॉन रेजिस्टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 3 जो ज्ञात प्रतिरोध हैं उनसे चौथा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अच्छा, बात करें इसके प्रिंसिपल की, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या है इसका, आपसे कोई पूछे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। अब ये क्या है मैं समझाऊंगा आगे, फिलहाल याद करते जाएं। यूज समझ में आ गया होगा आपको, और आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है कि जो 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं इनमें से एक तो अननोन है और 3 नॉन है, तो नॉन रेजिस्टेंस की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, और जो इसका प्रिंसिपल है वो है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। अब आती है इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बनावट। तो आपने जैसे जैसे बनाया वो सारे पॉइंट लिखने होंगे इसमें आपको। तो आप कंस्ट्रक्शन लिखने में बोल देता हूं ना, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा रफ्तार में लिखिएगा। तो कंस्ट्रक्शन लिखिए आप, ए व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन फिगर, फटाफट लिखें, रफ में नोट करना भाई, जल्दी बोलूंगा। ए व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन फिगर, ए व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन फिगर फॉर रेजिस्टेंस 4, 4 का मतलब FOUR, फॉर रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S, फॉर रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S connect at side of a parallelogram
या रेक्टेंगुलर लिख दो, पैरेललोग्राम लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये ब्रिटिशटन ब्रिज एज शोन इन फिगर, रेजिस्टेंस PQRS कनेक्ट एट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आगे लिखिए, बैटरी एंड K1 कनेक्ट अक्रॉस ए डायगोनल AC। बैटरी एंड K1, दो की हैं, K1 K2 इसमें, पहले इसकी बात कर रहा हूं। बैटरी एंड K1 कनेक्ट अक्रॉस द डायगोनल AC। जो AC डायगोनल है उसके अकॉर्डिंग इसने बैटरी और की कनेक्ट कर दी, डायगोनल AC। एंड आगे लिखिए, एंड ए गैल्वेनोमीटर एंड K2 कनेक्ट अक्रॉस अनदर डायगोनल VD। इतना लिखिए। ए ब्रिटिशटन ब्रिज एज शोन इन फिगर, रेजिस्टेंस PQRS कनेक्ट अक्रॉस साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। बैटरी एंड की K1 connect across a diagonal AC, and a galvanometer and key K2 connect across another diagonal to BD। यहां तो कोई खास बात भी नहीं है, आप लिख चुके होंगे, वीडियो वापस चला देख लेंगे, कोई पीछे रह गया हो तो। अब आप सुने वर्किंग। 2 पॉइंट हो गए ना इसके, यूज समझ में आ गया। 3 रेजिस्टेंस हैं, एक अननोन है, 3 नॉन है, तो नॉन रेजिस्टेंस की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। प्रिंसिपल समझ में आ गया, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है। तीसरा आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई है ना, कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करें वर्किंग की, तो यहां सुनना बच्चों, वर्किंग कैसे काम करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप K1 को ऑन करोगे। भाई कोई भी अगर सर्किट देखना है तो पहले की तो ऑन करोगे, बिना की ऑन करे हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल K को ऑन करते हैं। जब बच्चों K को ऑन करोगे तो इस बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जानते हो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से तो एग्जिट होगा, यहां तक I करंट गया सपोज, टोटल करंट कितना जा रहा है I। अब जैसे ही करंट I यहां पहुंचेगा, क्या इसको 2 रास्ते नजर आएंगे, कुछ इधर से और कुछ इधर से। भाई बैटरी से तो करंट कितना निकल रहा है I, अब बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है, पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। जब आपने K1 ऑन की, फर्स्ट ऑफ ऑल K1 को ऑन किया जाएगा। जब आपने K1 ऑन की तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगा। सपोज I करंट निकल रहा है, कितना निकल रहा है I, और करंट I चलता गया यहां तक I करंट पहुंच गया। अब बच्चों ये I करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ भाग तो ऊपर जाएगा, शेष भाग नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल्स मैंने मान लिया कि ऊपर जो जा रहा है वो I1 है, कुछ भी मान लो, टोटल मैंने I माना है, और मैं ऐसा मान रहा हूं कि ऊपर कितना निकल रहा है I1, तो बच कितना गया बच्चों, टोटल कितना आया था I, मान लो 100 आया, 25 ऊपर निकल गया तो 75 बचा। टोटल कितना आया I1 ऊपर से गया तो बचा हुआ कितना बच्चों, I माइनस I1, वो इस नीचे वाली ब्रांच से होकर जाएगा। K को समझ लेना ढंग से। K1 ऑन किया, बैटरी के पॉजिटिव से करंट एग्जिट हुआ, यहां पहुंचते ही 2 भागों में डिवाइड हो गया, कुछ I1 ऊपर, बचा हुआ I माइनस I1 नीचे। अब सोचो जब ये ऊपर पहुंचा तो हो सकता है कि 2 भागों में बढ़ जाए, इधर और इधर, पर ध्यान से देखो बच्चों ये तो ऑफ है। भाई बिल्कुल जब I1 करंट यहां गया है ना तो इसकी 2 भागों में बटने की पॉसिबिलिटी है, बट बच्चों ध्यान से देखो K2 तो मैंने ऑन ही नहीं किया ना भैया, K2 तो ऑफ है, K2 तो ऑफ है, और जब कोई ब्रांच ऑफ हो तो उसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। जब करंट बच्चों इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा करंट यहां से निकलेगा। भाई करंट को तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, करंट ये थोड़ी है कि बी पे जाके चुपचाप बैठ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। दोबारा दिमाग लगाते हैं, K1 ऑन किया, I करंट बाहर निकला, I पहुंचा, कुछ I1 इधर गया, रिमेनिंग I माइनस I1 इधर गया, बट ये ब्रांच ऑफ है तो I1 ऊपर से निकल गया। सेम लॉजिक यहां लगाने वाला हूं, I माइनस I1 यहां तक आ गया, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, ऑफ है, तो पूरा का पूरा जो I माइनस I1 है वो इस ब्रांच से पास हो जाएगा। इधर से I माइनस I1 आया, इधर से I1 आया, दोनों मिलकर I बन गए। और बात भी सही है, जब इंटर करने वाला करंट I है तो एग्जिट होने वाला करंट भी I ही रहा होगा। बताओ ये डायग्राम समझ में आया बच्चों? नहीं आया तो वीडियो वापस बैक जाओ और दोबारा चलाओ और अच्छे से देखो। तो वर्किंग में सबसे पहले क्या किया मैंने,
बस एक लाइन लिखूंगा कि K1 ऑन की और एज शोन इन फिगर करंट फ्लो हो गया, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। अब दूसरी बात सुनना, अब K2 को ऑन करते हैं। पहले K1 को ऑन किया, K1 को ऑन करने के बाद करंट फ्लो हो गया एज शोन इन फिगर। अब हमने K2 ऑन की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब K2 को ऑन करो ना तो यहां डिफ्लेक्शन जीरो होना ही चाहिए, तभी तो इसका प्रिंसिपल है जीरो डिफ्लेक्शन। हो सकता है कि आप ऑन करो और यहां डिफ्लेक्शन आ जाए, तो इन रेजिस्टेंसों को इस तरीके से अपन सेट करेंगे, किस तरीके से, कि यहां डिफ्लेक्शन जीरो ही होना चाहिए, जीरो डिफ्लेक्शन। कुछ जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है? आपने वर्किंग में क्या किया बच्चों, सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल K1 को ऑन करेंगे, करंट फ्लो इन सर्किट एज शोन इन फिगर। ये आपको समझ में आया? सबसे पहले आप K1 को ऑन करोगे, और K1 को ऑन करते ही एज शोन इन फिगर, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? बिल्कुल साहब। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना क्या होगा। नाउ K2 को ऑन करेंगे, देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वो विल बी जीरो होना ही चाहिए, तभी बीटस्टोन वर्क कर सकता है, अदरवाइज बीटस्टोन वर्क नहीं करता। इस कंडीशन को, मतलब अगर डिफ्लेक्शन जीरो नहीं है तो आप इसकी बात करना बेकार है, ठीक है ना? बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं। दिस कंडीशन नॉन एज बैलेंसिंग कंडीशन। तो कोई आपसे कहे कि बीटस्टोन बैलेंसिंग में कब होता है, तो आपका आंसर होगा कि जब K1 ऑन कर दिया पहले, तो फिर K2 ऑन किया, अगर डिफ्लेक्शन जीरो है तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में है। अब बच्चों बैलेंसिंग कह दो चाहे सैचुरेशन कह दो, कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। आपको दो लूप नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखो, दो लूप नजर आ रहे हैं। एक तो आपको लूप नजर आ रहा है इन KVL लगाना है, मतलब मुझे KVL इन लूप। फर्स्ट लूप कौन सा है? A से स्टार्ट हो जाए, A से B गया, B से D आया और वापस A आया, मतलब मैं बात कर रहा हूं लूप ABDA की। बच्चों बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको दो लूप नजर आ रहे हैं बोर्ड पर। फर्स्ट लूप है ABDA, A से स्टार्ट होकर वापस कहां पहुंच गए? A पर। और जो सेकंड लूप है वो है BCDV। आपको बोर्ड पर दो लूप नजर आ जाने चाहिए। उन दोनों लूपों में हमें KVL लगाना है, और KVL लगाकर मैं बैलेंसिंग कंडीशन की बात करने वाला हूं, समझना बच्चों। तो दो लूप कौन कौन से हैं सर? एक लूप तो है ABDA, दिख रहा होगा आपको। चलो ABDA में KVL लगाते हैं। A से B गए हम, पहले राउंड में रेजिस्टेंस देखूंगा और दूसरे राउंड में बैटरी देखूंगा, दो राउंड लगाता हूं मैं एक लूप में। तो मैं A से B गया, रेजिस्टेंस मिला, बिल्कुल मिला। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? P, और करंट कितना है? I1। रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाऊंगा, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल B बराबर IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब PI1 है। इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो कितना है? PI1। अब PI1 पॉजिटिव के नेगेटिव, आप A से B गए, करंट भी A से B गया, आप और करंट A की डायरेक्शन में हो तो साइन आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कितना आएगा बच्चों? PI1। कितना आएगा? PI1। ये समझ में आया? फिर मैं B से D आया, पर ध्यान से देखो बच्चों, B से D में तो करंट ही नहीं है, जीरो डिफ्लेक्शन है ना, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, हालांकि इसका रेजिस्टेंस होता है कैपिटल G, गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है G, पर G का जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। A से B पहुंच गया, B से D पहुंच गया। अब जब मैं D से A आ रहा हूं तो ध्यान से देखो, पहली बात तो आप अपोजिट आ रहे हो, इसलिए साइन तो आएगा नेगेटिव,
आप डी से ए आ रहे हो, करंट ए से डी जा रहा है, तो करंट और आपकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसलिए नेगेटिव। और रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, रेजिस्टेंस कितना है आर, करंट कितना है आई माइनस आई वन। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने ए से स्टार्ट किया, आप ए से बी गए, तब एक रेजिस्टेंस पड़ा उसका वोल्टेज, बी से डी आए, करंट भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, कोई टेंशन ना है खैर, और डी से ए आए तो आप अपोजिट आए, इसलिए नेगेटिव। अब दूसरा राउंड फिर लगाइए इसी लूप में, बैटरी को देखते हुए। बच्चों ना तो ए से बी में कोई बैटरी है, ना बी से डी में कोई बैटरी है, ना डी से ए में कोई बैटरी है, कोई बैटरी नहीं है, तो आप उस साइड में क्या जमाओगे, जीरो। जरा इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, पी आई वन इज इक्वल टू आर आई माइनस आई वन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 लूप थे ना, तो आप एक लूप की बात तो कर चुके हो। अब दूसरा लूप देखिए, नाउ KVL इन अनदर लूप। अनदर लूप कौन सा है, BCDV। BCDV में देखिए भाई, बी से स्टार्ट हो जाओ, वही तरीका है सर, बी से सी गए, सी से डी जाएंगे, डी से बी आएंगे। पहले राउंड में बैटरी देखूंगा, सेकंड राउंड, पहले राउंड में से रेजिस्टेंस देखूंगा, दूसरे में बैटरी देखूंगा। तो बी से सी गया, करंट की डायरेक्शन में हूं तो साइन आएगा पॉजिटिव। रेजिस्टेंस है Q, करंट है I1, तो कितना बन जाएगा QI1। समझ में आ रहा है? फिर सी से डी आया, करंट के अपोजिट आया तो नेगेटिव साइन आएगा। रेजिस्टेंस है S, करंट है I माइनस I1, इसमें कुछ है ही नहीं करंट वगैरह, बराबर में ना कोई बैटरी मिली तो जीरो यहां आएगा। ध्यान से देखना बच्चों। अब इसको क्या मैं QI1 इज इक्वल टू एस I माइनस I1 लिख सकता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड से डिवाइड करो। अब मेरे पास स्पेस कम है, आप करके देखना। LHS, चलो मैं करके दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं। PI1 LHS में LHS का भाग जाएगा QI1 का, और RHS में RHS कितना है, R I माइनस I1। इसको डिवाइड करना होगा S I माइनस I1 से। नाउ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज योर बैलेंसिंग इक्वेशन। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज ए बैलेंसिंग इक्वेशन। अब देखो इसमें 4 चीजें P Q R S, अगर 3 पता है तो चौथी हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। कोई आपसे ये कहे कि बीट स्टोन का बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है, तो आप कहोगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है, ये सब आपको लिखना है कि ये कब सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव का मतलब होता है बच्चों अच्छी वैल्यू देने वाला। तो ये सेंसिटिव तब होगा, लास्ट में एक लाइन और लिख लेना आप, जब PQRS एक ही ऑर्डर के होंगे। मतलब 1 से 100 है तो फिर 100 के आसपास ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक रेजिस्टेंस तो 1000 है, दूसरा 5 वो में, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सेम ऑर्डर के हैं तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा। नोट कर लो बच्चों, ये हमारा बीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है, बाकी हम कल देखते हैं। धन्यवाद।